हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिलियन चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर पर 2 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिए बिलियन या सॉल्यूशन पार्ट 1 बाई अजय सर, सॉल्यूशन पार्ट 2 बाई अजय सर। दोनों पार्ट आपको आ जाएगा, देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्लेयर लिस्ट का डाल दूंगा, या वीडियो जब खत्म होगा तो उसके लास्ट में भी आपको प्लेयर लिस्ट दिखेगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। जब भी अगर ये क्लास पढ़ रहे हैं तो पार्ट 2 से ही, जो पार्ट 2 का पढ़ाई हुआ था उसमें हम छोड़े थे, वहीं से आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं बिलियन के प्रकार के बारे में कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको जब बिलियन का प्रकार का बांट रहे हैं, यानी कि इसका बंटवारा जब किया जा रहा है, तो ये अलग अलग आधार पर बंटवारा किया गया था। जिसमें पहला था मिश्रित पदार्थ की संख्या के आधार पर, दूसरा बंटवारा हम लोग किए थे विलय की मात्रा के आधार पर, तीसरा बंटवारा किए थे हम लोग विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये तीनों के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है विलायक एवं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास वाले को शुरू करते हैं कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, किसकी अवस्था के आधार पर, विलायक एवं विलय दोनों की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो इसके लिए आपको इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए आपको एक लिस्ट तैयार की है, एक कॉलम बांट दिए हैं, यानी हमको यहाँ पर बिलियन के प्रकार रहेंगे, और ये बिलियन के प्रकार में यहाँ पर विलायक रहेगा, यहाँ पर विलय रहेगा, यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण भी रहेंगे। ठीक है, तो ये जो विलायक विलय रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसकी भौतिक अवस्था रहेगा, यानी कि विलायक हमारा ठोस द्रव गैस हो सकता है, विलय हमारा ठोस द्रव गैस हो सकता है, तो उसके आधार पर विलयन क्या बनेगा, इस सब की बात करते हैं। ठीक है, तो जब विलयन की प्रकार को अगर हम देखेंगे तो विलयन हमारे पास में या तो गैसीय विलयन, क्योंकि विलयन के पास केवल एकल अवस्था होती है, तो अगर केवल एक ही अवस्था है तो वो अवस्था गैस की हो सकती है, या फिर वो अवस्था द्रव की हो सकती है, या फिर वो अवस्था ठोस की हो सकती है। यानी हमारे पास विलयन जो होगा या तो गैसीय विलयन होगा, द्रव विलयन होगा, या फिर कैसा विलयन होगा, ठोस विलयन। अगर गैसीय विलयन बन रहा है तो इसका मतलब कि विलायक की अवस्था कौन सी रही होगी, गैस, क्योंकि जो भी अवस्था का बनता है किसी भी विलयन का अवस्था जो होता है वो विलायक पर निर्भर करता है। जिसकी मात्रा अधिक है उसकी जो भी अवस्था होती है वही विलयन की भी अवस्था होती है। तो यानी यहाँ पर या तो गैस हो सकता है, या फिर हो सकता है द्रव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ठोस। जब हमारे पास में विलायक हमारे पास में अगर गैस रहेगा, ठीक है, अगर विलायक गैस तो विलयन भी गैस, अगर विलायक द्रव तो विलयन भी कैसा रहेगा, द्रव रहेगा। अगर ये ठोस रहेगा तो विलयन भी कैसा बनेगा, ठोस। तो जिसकी मात्रा अधिक है वह गैस है, तो जिसकी मात्रा कम है वह क्या हो सकता है। तो अब हम गैस के अंदर में चाहेंगे तो हम तीनों को, गैस को भी मिला सकते हैं, द्रव को भी मिला सकते हैं, या फिर किसको मिला सकते हैं, ठोस को। यहाँ पर हम तीनों को मिला सकते हैं। गैस को जब गैस में मिलाएंगे तब पर भी गैसीय विलयन बनेगा, क्योंकि गैस की मात्रा अधिक है। द्रव को अगर हम गैस में मिलाएंगे तब पर भी क्या बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। अगर हम ठोस को गैस में मिलाते हैं, यानी गैस की मात्रा अधिक हो, ठोस की मात्रा क्या हो, कम हो, तब पर भी कैसा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। इसी तरह से हम चाहेंगे तो द्रव में भी हम गैस को भी मिला सकते हैं, द्रव को भी मिला सकते हैं, या ठोस को। गैस को जब द्रव में मिलाएंगे तो द्रव की मात्रा अधिक है तो द्रव विलयन बनेगा। द्रव को द्रव में मिलाएंगे तब पर भी द्रव बनेगा। ठोस को अगर द्रव में मिलाते हैं, द्रव की मात्रा अधिक है, तब तो जाके हमारे पास में क्या बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। इसी तरह से हम चाहेंगे तो ठोस में भी मिला सकते हैं, ठोस में भी हम चाहेंगे तो अगर हम चाहेंगे ठोस में, तो ठोस में भी हम चाहेंगे तो गैस को मिला सकते हैं, द्रव को मिला सकते हैं, या फिर ठोस को मिला सकते हैं। तो जब गैस को ठोस में मिलाएंगे तब पर भी ठोस बनेगा, द्रव को ठोस में मिलाएंगे तब पर भी ठोस बनेगा, और ठोस को ठोस में मिलाएंगे तब पर भी विलयन कैसा बनेगा, ठोस। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि विलय की चाहे कोई भी अवस्था हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो भी विलयन बनेगा वो विलायक की अवस्था के हिसाब से बनेगा। अगर हमारे पास में विलायक जो है वह ठोस है तो विलयन भी ठोस बनेगा, अगर विलायक द्रव है तो विलयन द्रव बनेगा, और विलायक अगर हमारे पास में गैस है तो विलयन भी कैसा बनेगा, गैस बनेगा। क्लियर है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम।
तो इसके उदाहरण को अगर हमको देखना रहेगा तो पहला उदाहरण है हमारे पास में गैस के मिश्रण को लेकर, कि अगर हम क्या करते हैं गैस और गैस को मिलाएंगे तो गैसीय विलयन बनेगा। इसका उदाहरण है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वायुमंडल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक गैस ही बनता है, वायुमंडल जो बना है। तो इसमें जो है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम अगर इन दोनों को फोकस करें तो ये दोनों मिलाकर गैसीय अवस्था के विलयन का निर्माण किए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिश्रण बनेगा, वो गैस ही होगा, और दोनों गैस मिला है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो द्रव होता है, और उसको जब नाइट्रोजन गैस में मिलाएंगे तो वो गैसीय अवस्था का निर्माण करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ठोस कम मात्रा में, जैसे कि कपूर को अगर हम हवा में छोड़ देते हैं तो वो अभी हवा में घुल जाता है, तो यानी कि उस समय ठोस घुला है, पहले वो कपूर जो था ठोस था, तो अगर ठोस गैस में चला गया तब पर भी विलयन कैसा बना है, गैस। ठीक है। तो ये इन तीनों का एग्जाम्पल हो गया। ये गैस के साथ मिश्रण था, द्रव का गैस के साथ था, ठोस का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास विलयन की अवस्था जो होगी वो कैसी होगी, द्रव होगी। यानी कि जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में जो है पहले से ही मछली जो सांस लेती है जल में, वो किसके कारण लेती है, उसमें ऑक्सीजन घुला रहता है इसीलिए लेती है वो सांस। या फिर अगर हम कोको कोला होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, यानी कि गैस को हम किसमें घोले हुए हैं, द्रव में। तो जब गैस को द्रव में घोला जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कार्बोनेट जल में घोलते हैं तो उस समय जो कोको कोला बनता है वह द्रव अवस्था में होता है। यानी कि अगर गैस कम मात्रा में रहेगा, द्रव अधिक मात्रा में रहेगा, तो विलयन की अवस्था कैसी बनेगी, द्रव बनेगी। तो यही है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास में है जल में घुली हुई एथेनॉल। एथेनॉल शराब को कहा जाता है। तो यानी कि अगर शराब को और जल को मिलाया जाता है तो विलयन जो बनेगा वो भी द्रव बनेगा, और दोनों द्रव का ही मिश्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जल में घुला हुआ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ठोस अवस्था में होता है, तो ग्लूकोज को अगर हम जल में घोलते हैं तो ठोस को द्रव में घोलेंगे, तो अगर ग्लूकोज घोलेंगे तो द्रव अवस्था बनेगा, तो वही हमारे पास में ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोजन को प्लेटिनम विलयन में। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस को ठोस प्लेटिनम में जब घोला जाता है तो उस समय जो होता है उसका घनत्व तो पहले की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एक धातु यानी कि एक ठोस बनता है। ठीक है। इसी तरह से जो मिश्र धातु बनाया जाएगा, पारे का अगर कोई मिश्र धातु बनाया जाएगा तो पारा पहले से ही द्रव अवस्था में होता है। अगर इसको किसी दूसरे धातु के साथ में रखा जाएगा तो जो अवस्था बनेगी वो मिश्र धातु की तो ठोस बनेगी, लेकिन उस समय में हमारे पास में पारा द्रव अवस्था में था, द्रव को हम किसमें घोले हैं, ठोस में। तो जब द्रव को ठोस में घोला जाता है तो उस समय जो अवस्था बनती है वो कौन सी बनती है, ठोस अवस्था बनती है। ठीक है। इसके बाद अब ठोस में ठोस के मिश्रण की बात है, तो ठोस में ठोस के मिश्रण का मतलब जैसे जितना भी मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु जनरली अगर पारा का छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी धातुएं ठोस है, और उनको मिलाकर अगर कोई धातु बनाया गया तो वो मिश्र धातु जो होगा वो ठोस में ठोस का क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक विलयन बना है, जैसे कि तांबे और सोने का मिश्रण बनता है। 22 कैरेट सोना होता है, 23 कैरेट ये सब जो होता है इसमें तांबे का मिश्रण होता है। तो यानी तांबा और सोना का मिश्रण बना है, तो ये दो ठोस को मिलाकर एक ठोस बना है, और उस विलयन को, उस ठोस विलयन की जो अवस्था होगी कैसा होगा, ठोस होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास अवस्था को लेकर था कि हम क्या कर सकते हैं, गैस में गैस, द्रव या ठोस को मिला सकते हैं। इसी तरह द्रव में हम गैस, ठोस, द्रव तीनों को मिला सकते हैं। ठोस में भी गैस, द्रव और ठोस तीनों को मिला सकते हैं, यानी कि टोटल 9 टाइप्स बने हैं। ठीक है। यही 9 प्रकार के विलयन का उदाहरण हो गया। इसमें जो है अवस्था देखा गया है, किसका अवस्था देखा गया है, विलेय एवं विलायक दोनों की अवस्था यहाँ पर देखी गई है। अगर केवल विलायक की अवस्था देखी जाती तो विलायक तो केवल हमारे पास में गैस, द्रव और ठोस होता, और इसी के आधार पर विलयन की अवस्था बन जाती। ठीक है। इससे पहले वाले टाइप में वो भी देख लिए थे। तो अभी हम विलयन के प्रकार के बारे में देख लिए। प्रत्येक आधार पर, 4 आधार पर हम बंटवारा किए, चारों आधार पर विलयन के प्रकार को हम देख लिए। ठीक है। अब आगे आज क्लास में हम लोग चलते हैं सांद्रता को लेकर। इस पे ना ये विलयन चैप्टर का जान है। ये चैप्टर विलयन के लिए, अगर आप विलयन पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर विलयन के, अगर आप विलयन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो विलयन चैप्टर में पढ़ने का अर्थ होता है सांद्रता को अच्छे से समझना।
इस टॉपिक से बिलियन चैप्टर में अगर सांद्रता से सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इससे ज्यादा चांस नहीं होता है एग्जाम में सवाल पूछने का। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सांद्रता को लेकर सवाल नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट रूप से तो नहीं पूछा जाता है कि मूल अंश ज्ञात करें, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन जितने भी सवाल होंगे, जैसे हेनरीज लॉ के, रॉड्स लॉ के, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल होते हैं, अणुसंघ गुणधर्म के, उन सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सांद्रता का जिक्र होगा। या तो आपको मूल अंश का यूज करना पड़ेगा, मोलरता का यूज करना पड़ेगा, मोललता का यूज करना पड़ेगा। यानी सवाल बनाते इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बिलियन चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सांद्रता का यूज होगा। तो इसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहा जाता है, और बिना इसके आपका कोई भी एग्जाम में सवाल बन पाएगा नहीं। ठीक है, हम इसको लेकर क्वेश्चंस भी बहुत सारा कराएंगे। लास्ट में आपको मेडिकल के और आईआईटी के, ट्रिपल ई के और भी स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें दिखाएंगे भी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग सांद्रता को लेकर अगर सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि सांद्रता होता क्या है, कि किसी दिए गए बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता। यानी कि अगर कोई बिलियन है, ये एक कंटेनर है और इसमें बिलियन है। बिलियन मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ घुले हुए हैं, जैसे कि ब्लू वाला पदार्थ घुला हुआ है और इसमें रेड वाला पदार्थ घुले हुए हैं, तो ये एक बिलियन बन गया। तो बिलियन बन गया जिसमें ये हमारे पास में विलेय है, रेड वाला हमारे पास में विलेय, इसको सॉल्यूट कहा जाता है इंग्लिश में। अगर ये विलेय है तो विलेय की इसकी मात्रा कितनी है इसके बारे में अगर बताएंगे तो यानी कि हम क्या बता रहे हैं, सांद्रता। किसी भी बिलियन में विलेय कितना घुला हुआ है, उसकी मात्रा क्या है, वही को उसकी बताएंगे सांद्रता। ठीक है, परिभाषा सांद्रता का क्लियर है। अब हम लोग आगे इसमें सीखते हैं कि सांद्रता को निकालना, यानी कि विलेय की मात्रा को निकालने के लिए हम कितने तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई किसी का मन करेगा तो ग्राम में निकाल सकता है, एमएल में, अलग अलग तरीका से इसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो हम लोग वही देख रहे हैं अभी कि हम कितने तरीका से बिलियन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बिलियन की सांद्रता को निकालने के लिए हम चाहेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको परसेंटेज वेट बाई वेट, W बाई W कहा जाता है, वेट बाई वेट, यानी ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान। चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं आयतन प्रतिशत, जैसे द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं आयतन प्रतिशत, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V बाई V। इसी तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी ऊपर में द्रव्यमान नीचे में आयतन, W बाई V। इसी तरह से मोल प्रतिशत निकाल सकते हैं, ऊपर रियल नीचे रियल। पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ये भी निकाल सकते हैं। मोल अंश में हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता में व्यक्त किया जाता है, मोललता में व्यक्त किया जाता है, सामर्थ्य में व्यक्त किया जाता है, नॉर्मलता में व्यक्त किया जाता है और फॉर्मलता में। यानी कि जब हम सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं तो सांद्रता को, यानी विलेय की मात्रा को, अगर सांद्रता मतलब विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा को हम प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन, यानी ये सभी लिस्ट में हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे सांद्रता को निकालने को लेकर 2 वीडियो आएंगे, जिसमें आज के क्लास में ये पार्ट 1 हो जाएगा सांद्रता को लेकर, और कल भी सांद्रता पर ही चलेगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को निपटा देते हैं एकदम बढ़िया से, ये खत्म। आज प्रतिशत के बारे में सीख लेते हैं, कल मोल अंश, मोलरता, मोललता, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग अभी द्रव्यमान प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत वाला काम है उनको निपटा लेते हैं। ठीक है, तो और ये पार्ट पर मिलियन ppm जो होता है, ppm का अर्थ होता है 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर जब 6 रहता है तो जैसे प्रतिशत होता है तो 100 से गुणा करना होता है, उसी तरह से ppm का मतलब होता है 10 की पावर 6 से गुणा करना। ठीक है, तो हम लोग एक एक से लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। आज हम प्रतिशत को निपटाएंगे और ये कल की क्लास में रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रतिशत को लेकर डेफिनेशन जो है, या बाकी जितने भी डेफिनेशन वाला है वो सब आपको असाइनमेंट में आपके परिभाषा लिखा हुआ है, तो परिभाषा हम यहाँ पर नहीं लिखवाएंगे, सीधे हम काम पे आते हैं। तो अगर द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना होगा तो या फिर आयतन का किसी का भी प्रतिशत निकालना होगा, तो प्रतिशत का अर्थ ही होता है सौवां भाग। तो जिसका प्रतिशत, जैसे मैथ क्लास में आप लोग चौथा 5वां क्लास में जो प्रतिशत सीखे हैं, ये वही प्रतिशत है। प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100 से गुणा करना। ये 100 से गुणा करेंगे, किसका प्रतिशत, जिसका प्रतिशत निकालना होता है। जब हम किसी का भी प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर में उसकी मात्रा लिखते हैं और नीचे में कुल मात्रा लिखते हैं।
और गुणे क्या कर देते हैं 100, तो उसका क्या निकल गया प्रतिशत। ऐसे ही प्रतिशत निकाला जाता है कि जिसका निकालना रहेगा उसका मात्रा ऊपर में और नीचे में रहेगा कुल और गुणे कर देंगे 100, प्रतिशत निकल गया। तो अगर हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, प्रतिशत के बारे में बात हुआ, अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाएगा कि हमारे पास में जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बटे में कुल द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा 100। अगर यही द्रव्यमान प्रतिशत के बदले आयतन प्रतिशत हो जाए, अगर आयतन प्रतिशत हो जाएगा तो उस समय ऊपर में जिसका पूछा गया है उसका आयतन, नीचे में कुल आयतन और गुणे क्या कर देंगे 100, आयतन प्रतिशत हो जाए। अगर हमको मोल प्रतिशत बोल दे तो मोल प्रतिशत का मतलब ऊपर में जिसका पूछा गया है उसका मोल, नीचे में कुल मोल और गुणे क्या कर देंगे 100। आपको सवाल में देगा कि हाँ आपको ग्लूकोज का, चीनी का, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, मोल प्रतिशत ज्ञात करें, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर द्रव्यमान आयतन बोल देगा मतलब कि ऊपर में द्रव्यमान नीचे में आयतन और गुणे क्या कर देंगे 100। तो जब भी हमको निकालने को देगा प्रतिशत, चाहे किसी का भी प्रतिशत देगा, तो जिसका प्रतिशत पूछा गया है ऊपर में उसकी मात्रा और मात्रा को वहां पर सवाल में दे देगा कि द्रव्यमान ज्ञात कर द्रव्यमान प्रतिशत। अगर द्रव्यमान प्रतिशत बोलेगा तो ऊपर में उसका द्रव्यमान, नीचे में कुल द्रव्यमान, गुणे बोल देंगे 100। ठीक है। अगर आयतन प्रतिशत बोलेगा तो ऊपर में जिसका पूछा गया उसका आयतन, नीचे में कुल आयतन, गुणे क्या कर देंगे 100। ऐसे ही करके सवाल को बनाया जाता है। क्लियर है। तो जब भी हम सवाल को बनाएंगे तो सवाल में इसी तरह से प्रतिशत का जब भी सवाल देगा तो यही फॉर्मेट रखेगा, जिसका पूछा गया ऊपर में उसकी मात्रा, नीचे में कुल मात्रा, गुणे कर देंगे 100। क्लियर है। इसमें कई सवाल में ये समझना भी प्रतिशत का अर्थ जरूरी होता है। जैसे कि अगर हमको सवाल में दे दिया कि 10% ग्लूकोज है C6H12O6, ये 1 बिलियन है जिसमें 10% ग्लूकोज है, इसका अर्थ 10% हो गया। तो ये 1 मिनट इसको कि किसी सवाल में आपको दे देता है क्वेश्चन में कि किसी सवाल में मेंशन कर देगा कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है। यानी कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज है। इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि 10% ग्लूकोज है तो प्रतिशत का मतलब कुल 100 होता है। अगर 100 है तो 100 में से 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। यानी कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज कहने का मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, 10 ग्राम ग्लूकोज। 100 ग्राम था टोटल, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 100 में से 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया तो बचा का कितना ग्राम 90 ग्राम, यानी कि 90 ग्राम। ठीक है। हम मात्रा को ग्राम लिए, अब केजी जो भी मात्रा देगा उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। तो 90 ग्राम बच गया। अब 90 ग्राम कौन होगा, तो जब सवाल में मेंशन नहीं किया जाता है कि कौन है, यानी ग्लूकोज को किसमें घोला गया है, तब हम अपने से जल को लिया जाता है। लेकिन अगर सवाल में किसी दूसरे के साथ देगा तो वो लिया जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं दिया कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज। ठीक है। यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम कौन हो गया H2O। ये हो गया हमारा। अगर हमको यही सवाल में किसी सवाल में दे दे कि 30% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज है C6H12O6, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में वेट बाई वॉल्यूम है। अगर वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है यानी कि ग्लूकोज घोला गया है 30 ग्राम है, तो इसको लेंगे 30 ग्राम हमारे पास में कौन हो गया ग्लूकोज। ये हो गया। और साथ में प्रतिशत का मतलब 100 होता है, जिसमें से 30 ये हो गया तो बच गया 70। अब यहाँ पर ये 70 वेट बाई वॉल्यूम। अगर वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा ऊपर में द्रव्यमान नीचे में आयतन, तो यानी 70 ml कौन हो जाएगा H2O, ये 70 ml हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गया बात। तो ऐसे ही करके सवाल बना जाता है। ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अगर हमारे पास में आयतन प्रतिशत को लेकर भी बात करेगा तो उसमें भी डरने का बात नहीं है। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, हम बता ही दिए हैं कि जिसका आयतन प्रतिशत, यहाँ पर आयतन प्रतिशत, तो जिसका पूछा गया है उस अवयव का आयतन ऊपर में, नीचे में कुल आयतन, गुणे क्या कर देंगे 100, आयतन प्रतिशत निकल के आ गया। तो इसी तरह से होता है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया। वीडियो को लंबा बनाने का कोई फायदा है नहीं,
आपको यहाँ पर एक ही बार में बाकी सभी फॉर्मूला को हम मेंशन कर दिए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत को हम दर्शाते हैं वेट बाई वेट, इस तरह दर्शाते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट से। इसका फार्मूला होता है बिले का द्रव्यमान बटे में कुल द्रव्यमान गुणे 100। यहाँ पर आयतन प्रतिशत की अगर बात करें तो आयतन प्रतिशत आयतन द्रव्यमान प्रतिशत अगर बात करें तो ऊपर में हमारे पास में वेट हो गया, वेट बाई वॉल्यूम, तो द्रव्यमान हो गया, ऊपर में द्रव्यमान, नीचे में क्या लिखेंगे आयतन गुणे क्या कर देंगे 100। अगर आयतन प्रतिशत की बात करेंगे तो ऊपर में आयतन जिसका पूछा गया उसका आयतन, नीचे में कुल आयतन गुणे क्या कर देंगे 100। ये सामर्थ्य है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, अभी के लिए इसको रहने देंगे, ये वाला बाद में आगे सीखेंगे अगला वीडियो में। पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे, पीपीएम, यानी कि ऊपर में जिसका पूछा गया है उसकी संख्या, नीचे में कुल संख्या और गुणे करेंगे पीपीएम का अर्थ होता है 10 पे पावर 6, इसीलिए गुणा करेंगे 10 पे पावर 6 का। ठीक है, ये सब फॉर्मूला को आप ऐसे ही जैसे दिया गया है वैसे ही नोट कर लीजिए। आपके पास में असाइनमेंट में भी ये फॉर्मूला इसी तरह से नोट है, ये असाइनमेंट से ही लिए हैं हम, तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ से भी नोट कर सकते हैं या फिर अपने असाइनमेंट से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, तो अब हम लोग यहाँ पर इन सबके बारे में सीखिए कुछ सवाल के माध्यम से, जो भी आज के क्लास में सीखे हैं इसको सांद्रता को निकालने का, इसको कुछ सवाल के द्वारा हम लोग, सवाल तो सब आप ही को बनाना पड़ेगा, बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। पहले एक सवाल आपको सिखाते हैं कि कैसे सवाल बनाएंगे, उसके बाद बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक सवाल है यहाँ पर, ये एक सवाल है, देखिए सवाल है हमारे पास में, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है कि 40 ml एथेनॉल, ठीक, 320 ml जल में घुला हुआ है, तो 40 ml है, एक 40 ml हो गया एथेनॉल शराब, 40 ml है और 320 ml है, तो मात्रा कौन सा कम है, देखिए इसकी मात्रा कम है 40 ml है और ये 320 ml, यानी इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा क्या है कम है। अगर इसकी मात्रा अधिक है यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में विलायक हो गया, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और क्योंकि इसकी मात्रा कम है एथेनॉल की तो इसीलिए ये चीज क्या हो गया हमारे पास में विले, ये हमारे पास में है विले है। अभी हम सवाल को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सवाल जब तक समझेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, तो पहले सवाल को अच्छे से समझिए कि सवाल में हमारे पास 40 ml को 320 ml के साथ बोला गया, तो क्योंकि 40 ml था तो कम था तो उसको विले बोलेंगे, 320 ml अधिक था इसीलिए इसको बोलेंगे विलायक। क्लियर है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, किसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, एथेनॉल का। तो अब हमारे पास में अगर बोर्ड में सजा कर लिखना होता है, बोर्ड में क्योंकि जब अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं तो पूरा सजा कर विजुअल लिखा जाता है, तो उसको डिटेल में बनाया जाता है। अगर हमको ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाना रहेगा, यानी जिसमें आपको रफ पेपर पे सॉल्व करना रहेगा और आंसर टिक करना रहेगा, तो उस समय अगर बनाना होगा तो क्योंकि आयतन प्रतिशत किसका पूछा गया है, एथेनॉल का, तो जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर में रखते हैं, तो उसका आयतन कितना दिया गया है 40, तो लिखेंगे 40 बटे में कुल मोल, कुल आयतन पूछा गया है तो कुल आयतन लिखेंगे, कुल आयतन जो पूछा जाता है तो 40 है और 320 है, यही है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360, और गुणे क्या कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे 100, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। क्लियर है, तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल छोटा सा सवाल को बना देंगे, लेकिन जब आपको सवाल को पूछा, अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर देना रहेगा तो उसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो उस समय के लिए हम ये विले और विलायक के बारे में सिखाए हैं कि विलियन में एथेनॉल का आयतन कितना ml है, तो क्योंकि जब भी हम सवाल बना रहे होंगे तो विले और विलायक को मेंशन करना पड़ेगा, तो विलियन में विले का आयतन कितना है 40 ml, क्योंकि ये कम था तो ये विले हो गया। विलायक कौन होगा, जल, इसका आयतन कितना हो गया 320 ml, तो कुल आयतन कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, विले का आयतन प्लस विलायक का आयतन हमारे पास में हो गया 360 ml। क्लियर है, तो अब हमारे पास में विले का भी आयतन हो गया, विलियन का भी आयतन हो गया। अब हमको एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जिसका पूछा जाता है ऊपर में उसका आयतन, नीचे में कुल आयतन और गुणे क्या किया जाता है 100, ऐसे ही निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 40 बटे में 360 और गुणे क्या कर देंगे 100, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.11%। क्लियर है, ये सवाल को नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम होमवर्क देते हैं,
असाइनमेंट आपको मिला होगा। असाइनमेंट में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। बनाकर होमवर्क हमको व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। चेक पक्का से अगर आप भेजिएगा तो हम चेक करते हैं, हर एक कॉपी को चेक करते हैं। आप भेजिएगा तो आपका भी चेक किया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे ये आपको होमवर्क में कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवाल को आपको बनाना है। ये आपको होमवर्क में है। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। एक वहां पर उदाहरण नंबर 1 था, वो ये 2 है। 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आज हो गए। एक बना दिए हम, 4 आपको बनाना है। चारों क्वेश्चन आपको फ्रेश दिख रहे हैं, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को आप बना लिखकर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर आपको पता है, नहीं तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8228080419। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आपका हम कॉपी जरूर चेक करेंगे, ठीक है। हर एक सवाल को बनाना है, अच्छे से डिटेल में बनाना है। इसके बाद अगला क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, और इसके अलावा आपको एक डीपीपी अगला क्लास में मिलेगा। बाकी असाइनमेंट जो है वो अगर आपको नहीं मिला है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके हमको बता दीजिएगा। इस नंबर पर आप अगर हमको बताइएगा तो हम आपको असाइनमेंट सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इतना सवाल को बना लीजिएगा। कल के क्लास में, कल जो वीडियो आएगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी हम पढ़ा चुके हैं उसको जरूर देख लीजिएगा।